नमस्कार। एक चौंकाने वाली खबर की विश्लेषण के साथ मैं हूं डॉक्टर प्रसून। कश्मीर में देशद्रोही ताकतों को शहीद बताने की कवायद जारी है। गेट फाड़कर उनकी कब्र पर फातिहा पढ़ने पहुंचे जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला असल में इनको शहीद बता रहे थे। अब आपको बताते हैं पूरा मामला है क्या। आज हम आपको 13 जुलाई का वह सच बताएंगे जिसे कश्मीरी इतिहासकारों ने षड्यंत्र के तहत बदला, क्योंकि इस घटना में कश्मीर में हिंदुओं का नरसंहार हुआ था। आपको बता दें कि मामला उस समय गरमाया जब कश्मीर में 13 जुलाई 1931 को मारे गए शहीदों को श्रद्धांजलि देने उमर अब्दुल्ला नक्शबंद कब्रिस्तान पहुंचे। पुलिस ने उमर अब्दुल्ला को कब्रिस्तान के गेट पर रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने दीवार फाड़कर अंदर प्रवेश किया और फातिहा पढ़ा। 13 जुलाई 1931 को श्रीनगर की सेंट्रल जेल के बाहर महाराजा हरि सिंह की सेना ने 21 इस्लामिक चरमपंथियों और दंगाइयों को गोली मार दी थी। इन्हीं की मजार पर फूल चढ़ाने के लिए उमर अब्दुल्ला दीवार फाड़ गए और काफी हंगामा किया। उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में कहा कि गैर निर्वाचित सरकार ने मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की, जिसे मजबूरन मुझे नौहट्टा चौक से पैदल जाना पड़ा। इन्होंने नक्शबंद कब्रिस्तान का गेट बंद कर दिया, जिससे मुझे दीवार फाड़नी पड़ी। इन्होंने मेरे साथ धक्का मुक्की करने की कोशिश की, लेकिन आज मैं रुकने वाला नहीं था। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा के नेतृत्व में उपराज्यपाल प्रशासन ने 2020 में इस दिन को राजपत्रित अवकाश की सूची से हटा दिया था। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उपराज्यपाल प्रशासन कितने दिनों तक शहीदों को श्रद्धांजलि देने से रोक पाएगा। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर 13 जुलाई को नहीं तो या 12 जुलाई को या 14 दिसंबर, जनवरी, फरवरी कभी भी होगा। आपके लिए यह जानना जरूरी है कि आखिर 13 जुलाई 1931 को आखिर हुआ क्या था। असल में कश्मीर में हिंदू राजा के खिलाफ यह विद्रोह था, जिसे राजा की डोगरा सेना ने दबा दिया। उस विद्रोह की आग से आज जम्मू कश्मीर के तत्कालीन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बाबा शेख अब्दुल्ला का राजनीतिक तौर पर जन्म भी हुआ था। आपको बता दें कि आज के कश्मीरी अलगाववादी मानते हैं कि 1900 से 1930 के दौरान डोगरा शासन के अंतर्गत जम्मू कश्मीर में मुसलमानों के साथ भेदभाव की स्थिति बनी रही, जबकि राष्ट्रवादी मानते हैं, देशभक्त मानते हैं कि यह तारीख कश्मीर में विभाजनकारियों के लिए मिसाल कायम की। 6 जुलाई 1931 को कश्मीरी अब्दुल कादिर नामक एक युवक ने, जो पेशावर का रहने वाला था, जम्मू कश्मीर के तत्कालीन महाराजा हरि सिंह के खिलाफ विद्रोह कर दिया। विद्रोह के आरोप में उसे गिरफ्तार कर श्रीनगर सेंट्रल जेल में बंद कर दिया गया। 13 जुलाई 1931 की सुबह हजारों मुस्लिम श्रीनगर सेंट्रल जेल के बाहर जमा हुए और अब्दुल कादिर के समर्थन में प्रदर्शन किया। आपको बता दें, अब्दुल कादिर को इससे पहले भी 1.5 साल की सजा हुई थी और 1.5 साल सजा 5 साल की हुई थी। 1.5 साल बाद उसे फ्री कर दिया गया था, जेल से निकाल दिया गया था। आपको बता दें कि श्रीनगर सेंट्रल जेल के बाहर जब प्रदर्शनकारी जमा हो गए तो दोपहर के वक्त नमाज अदा करने वाले एक प्रदर्शनकारी ने अजान देना शुरू किया और विवाद शुरू कर दिया। सैनिकों ने उसे गोली मार दी और 22 लोग गोली से मारे गए। यह इस्लामी दंगाई जेल पर हमला करने आए थे और महाराजा हरि सिंह का तख्ता पलट करना चाहते थे, जिसके बाद शाम होते होते घटना को लेकर जम्मू कश्मीर में आंदोलन तेज हुआ। इसके असर से के चलते शेख अब्दुल्ला जैसे मुस्लिम नेता सामने आए, जो मौजूदा सीएम उमर अब्दुल्ला के बाबा हैं। बाद में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस यानी अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई। 22 मृतकों की याद में 13 जुलाई को शहीदी दिवस मनाया जाने लगा। यह शहीदी दिवस असल में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जो आज की मौजूदा समय की नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उसी ने आज़ादी के बाद शुरू किया, जो असल में हिंदू राजा और उसकी संस्कृति के खिलाफ विद्रोह की दस्तक रही। 1948 में जब जम्मू कश्मीर का विलय भारत में हो गया तो और नेशनल कॉन्फ्रेंस आज की सत्ता में आई तो इन दंगाइयों को शहीद का दर्जा दे दिया गया। इस दिन राज्य में छुट्टी भी घोषित की गई, जिसे 2020 में खत्म कर दिया गया। आपको बता दें कि 75 लाख रुपए में अंग्रेजों से जम्मू कश्मीर रियासत राजा हरि सिंह के पूर्वजों ने खरीदी थी। फरवरी 1846 पंजाब के सोमबराव गांव में
ब्रिटिश सेना और पंजाब राजघराने के बीच भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में पंजाब रियासत की महारानी जिंद कौर ने गुलाब सिंह को सेनापति नियुक्त किया, लेकिन युद्ध से अलग हो रहकर गुलाब सिंह ने अंग्रेजों की मदद की। इस समय जम्मू कश्मीर का पूरा इलाका पंजाब राजघराने के शासन क्षेत्र में था। इस जंग को जीतने के बाद अंग्रेजों ने पंजाब का सिख साम्राज्य पर 1.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। गुलाब सिंह डोगरा ने अमृतसर संधि में 75 लाख रुपए अंग्रेजों को देकर पंजाब साम्राज्य का आधा हिस्सा जम्मू कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान और लद्दाख पर शासन हासिल कर लिया। यहाँ से जम्मू कश्मीर में डोगरा राजवंश की शुरुआत हुई। कश्मीर सोशलिस्ट पार्टी के नेता और लेखक प्रेमनाथ बजाज के मुताबिक जम्मू कश्मीर की सियासत में वंशवाद की शुरुआत डोगरा वंश से ही हुई। इस दौरान राज्य में डोगराओं को ऊंची ऊंची पदवियां मिली। गुलाब सिंह के बाद उनके बेटे रणबीर सिंह और उनके बेटे प्रताप सिंह जम्मू कश्मीर की रियासत के महाराजा बने। 1925 में अपने चाचा प्रताप सिंह की मृत्यु के बाद हरि सिंह जम्मू कश्मीर के सिंहासन पर बैठे। अंग्रेजों को पैसा देकर जम्मू कश्मीर की रियासत खरीदने की वजह से डोगरा वंश के राजाओं को हर जगह सम्मान नहीं मिलता, लेकिन मुस्लिम जनता के प्रति झुकाव के कारण महात्मा गांधी भी इस संधि को सेल डीड कहा करते थे। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को समर्थन देने के बावजूद कश्मीर में चरमपंथी मुस्लिम धीरे धीरे करके हिंदू समुदाय और उनकी संस्कृति को नुकसान पहुंचाने लगे और उन्हें हाशिए पे कर दिए। यही वजह थी कि 1940 के दशक में अब्दुल्ला परिवार ने डोगरा वंश से कश्मीर को आज़ादी दिलाने के लिए आंदोलन चलाया, तो पूरे प्रदेश में नारा गूंजने लगा, अमृतसर बैनामा तोड़ दो, कश्मीर हमारा छोड़ दो। इस अलगाववाद को बढ़ाने में आज़ादी के बाद पाकिस्तानी शासन ने षड्यंत्रकारी बढ़ावा दिया और वामपंथी रुझान वाली सरकार ने भी इतिहास को तोड़ मड़ोड़ कर मुस्लिम तुष्टीकरण को बढ़ावा दिया, जिसके कारण आज भी अलगाववादियों के लिए भारतीय समाज में एक सॉफ्ट कॉर्नर मिलता है। कश्मीर में आतंकवाद धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक और बाहरी समर्थन से प्रेरित एक हिंसक आंदोलन है। धारा 370 से हटने के बाद कश्मीरी मुसलमान आतंकवाद के विरोध में है और ज़्यादातर लोग शांति चाहते हैं। अब केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार अभी भी षड्यंत्रकारी नेताओं पर सख्त कदम उठाने में हिचकिचाती है। कश्मीर में अलगाववाद का कारण विशुद्ध रूप से कट्टर इस्लामिक नजरिया और राजनीतिक लाभ को बनाए रखने की राजनीतिक साजिश है, जिसका खामियाजा अक्सर वो कश्मीरी उठाते हैं जो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाते और इस्लाम के नाम पर शोषण का आसान शिकार हो जाते हैं। पाकिस्तान ने कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए जिहाद इस्लामिक कश्मीर का नारा दिया। उसने लश्कर-ए-तोयबा जैसे मोहब्बत जैसे आतंकवादी संगठनों को प्रशिक्षण, हथियार और वित्तीय सहायता मुहैया करवाई। 1980 के दशक में सऊदी अरब से आने वाली वहाबी विचारधारा ने भी कश्मीर की सूफी परंपरागत इस्लाम को प्रभावित किया। इसने कट्टरता को बढ़ावा दिया और युवाओं को जिहाद के नाम पर भड़काया। जमात इस्लामी और उसके छात्र संगठन जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर लिबरेशन ने कश्मीर में इस्लामिक कट्टरपंथ को फैलाया और अलगाववाद को धार्मिक रंग दिया। 1990 में कश्मीरी पंडितों के खिलाफ नरसंहार और उन्हें घाटी से भगाने की साजिश में कट्टर इस्लामिक समूहों ने अहम भूमिका निभाई। यह साफ दिखाता है कि अलगाववाद का एक बड़ा उद्देश्य इस्लामिक राज्य की स्थापना था। कई मदरसों और मस्जिदों जैसे जामा मस्जिद श्रीनगर का इस्तेमाल अलगाववादी भाषणों और आतंकवादी भर्ती कैंप के लिए किया जाता रहा। पाकिस्तानी मीडिया और धार्मिक नेताओं ने कश्मीर को गजवाए हिंद यानी भारत के खिलाफ जिहाद का हिस्सा बताया और युवाओं को भड़काया। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जैसे संगठनों ने खुले तौर पे पाकिस्तान का समर्थन किया और कश्मीर को भारत से अलग करने की मांग की। इसके नेता अक्सर पाकिस्तान जाकर वहां के आतंकवादी आकाओं से मिलते रहे। कई अलगाववादी नेता जैसे सैयद शाह अली गिलानी ने खुले तौर पे पाकिस्तान और इस्लामिक आतंकवाद का समर्थन किया, जबकि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था का फायदा भी उठाता रहा। कश्मीर में अलगाववाद का मुख्य कारण कट्टर इस्लामिक विचारधारा और पाकिस्तान द्वारा फैलाया गया राजनीतिक षड्यंत्र है। यह सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि धर्म के नाम पर भारत के खिलाफ चल रहा एक प्रॉक्सी वॉर है। केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के मिसाल बनाने वाली कार्रवाई के अभाव में, जिसकी जद में कश्मीर का शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व भी रहा है, अपनी मनमानी पे तुला है।
कश्मीर में सिर्फ स्थानीय आतंकवाद ही नहीं बल्कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ तक कि अरब देशों से भी जिहादी आकर आतंक फैलाए। इससे यह साबित होता है कि यह ग्लोबल एजेंडा है और जिहादी एजेंडा है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अमीन, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, गुलजार अहमद, सीनियर जर्नलिस्ट, जम्मू कश्मीर से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर मोहम्मद अमीन, उमर अब्दुल्ला जिनको शहीद बता रहे हैं, 2020 में भारत सरकार ने साफ कर दिया था ये शहीद नहीं थे, असल में दंगाई थे और इनका मकसद साफ था। जिस गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं उससे उलट वह इस्लामिक शासन लाना चाहते थे, जिसका विरोध हुआ और पुलिस प्रशासन ने अपनी कार्रवाई की। उन्हें शहीद का दर्जा किसी भी तरीके से जायज़ नहीं है। उसके बाद उमर अब्दुल्ला आके दोबारा फातिया पढ़ते हैं, इसका क्या मतलब है और कश्मीर के लिए इसके क्या मायने हैं? देखिए, दो बातें हैं प्रसन्न जी। इसमें सबसे पहले देखिए कि जो एक परंपरा चली आ रही है हमारे यहाँ कि जो लोग चले गए उनको श्रद्धांजलि दी जाती है, हिंदुओं में और मुसलमानों में फातिहा पढ़ा जाता है या उनको इस तरह से श्रद्धांजलि दी जाती है वहां पर जाकर। अगर वो ना भी जाते या ना जाएं तो अपने वहां से बैठ के घर से अगर पढ़ के उनको बख्श देंगे तो वो भी उनको सवाब पहुंचता है, ये थे। लेकिन जहां तक सवाल इस बात का है देशभक्ति का और देश के ऊपर, तो उनको क्या कहना है क्या नहीं कहना ये देश ने डिसाइड कर दिया और उन्होंने एक संविधान की शपथ ली है। अब हमारा राज्य जो है उसी 370 और 35 से खत्म होने के बाद हमारे भारतवर्ष का एक हिस्सा है और जब एक हिस्सा है, एक राज्य है, तो उसके अंदर सभी कायदे कानून और संविधान की सारी धाराएं लागू होती हैं जो पूरे देश में लागू होती हैं। जो देश में एक नियम बना दिया गया गृह मंत्रालय के द्वारा, देखिए झंडा भी हमारे यहाँ देश में फहरता है या झुकता है वो गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन पे होता है। तो अगर गृह मंत्रालय ने वहां पर बैन लगा दिया है तो उनको वहां नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक चीफ मिनिस्टर की हैसियत से है वो, उन्होंने संविधान की शपथ ली है। डॉक्टर मोहम्मद अमीन, जिस तरीके की हमने अपनी रिपोर्ट में बताया कि केंद्र सरकार का नेतृत्व भी कश्मीर की लोकल लीडरशिप पर हाथ डालने में हिचकिचाता है, असल में इस हिचकिचाहट का कारण क्या है? नहीं, हिचकिचाहट का कारण क्या है कि आज तक जो चीज होनी चाहिए थी वो हो नहीं पाई और ना ये आइडेंटिफाई कर पाए हैं। अब यही बाद में पता चलता है कि इनके देश के अंदर, इन प्रदेश के अंदर घरों घरों में कौन आतंकवादी है कौन नहीं है, कौन देश प्रेमी है कौन नहीं है और किसको देश से प्रेम है, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। कभी तो ये लोग आधी बातें करते हैं, कभी दिखावा करते हैं, कभी किस तरह करते हैं। बेहद अहम बात, बेहद सटीक बात खुल के आपने बोला है कि अभी भी पता नहीं है कि कोई वहाँ देशभक्त है कि नहीं है, कोई जिहादी है कि नहीं है। असल में सच्चाई स्वीकार करने से जब हम इनकार करते हैं तभी गलतफहमियां बढ़ती हैं और लोगों को भी मौका मिलता है अपनी नाजायज हरकतों को अंजाम देने का। हमारे साथ मौजूद हैं गुलजार अहमद जी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं जम्मू कश्मीर से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। लोकल लीडरशिप पर आतंकवाद के लिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी थोपी जा सकती है? गुलजार अहमद जी। जी प्रसन्न जी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपने मुझे मौका दिया है इस विषय पर बोलने के लिए। और सबसे पहले मैं आपको बात कहूंगा कि जो लोकल लीडरशिप है यहाँ की, वो गुज़श्ता 65 सालों से यहाँ पर जो लोकल कैलेंडर था, हमें स्टेट कैलेंडर यहाँ पर जम्मू कश्मीर में था, उस हिसाब से 13 जुलाई को यहाँ पर छुट्टी का दिन मनाया जाता था और छुट्टी रखी जाती थी और 13 जुलाई को बड़े पैमाने पर यहाँ पर फातिहा खानी की जाती थी इन शोधाओं के लिए, जैसे शोधा मज़ार कहा जा रहा है। और रही बात कि 65 साल के बाद अचानक ये कैलेंडर से भी हट जाता है, ये छुट्टी का दिन भी हट जाता है और छुट्टी के दिन के साथ साथ ये जो फातिहा खानी होती थी 13 जुलाई को, इसको भी हटाया जा रहा है और इसको भी खत्म किया गया है कि 13 जुलाई को कोई भी फातिहा खानी करने के लिए नहीं जाएगा। लेकिन मैं ये कहूंगा कि 13 जुलाई अगर हम तहरीक की बात करें 1931, उस वक्त हिंदुस्तान में भी एक आज़ादी की लड़ाई चल रही थी और उस वक्त ये प्रिंसेस स्टेट थी, प्रिंसेसली स्टेट थी, एक आज़ाद स्टेट थी और जिसका राज एक शख्स कर रहा था, चाहे वो डोगरा राज था या कोई और राज था, लेकिन यहाँ पर एक शख्स राज कर रहा था। पॉलिसी जो मरतब होती थी वो आवाम पर पॉलिसी मरतब करने के लिए उसमें पॉलिसी साथ शामिल नहीं थे, बल्कि एक हुक्मरान था और खुद अपनी मर्जी से जो भी करना होता था वो खुद के फैसले करता था। रही बात यहाँ पर उसके खिलाफ यहाँ पर एक तहरीक
मुनज़्ज़म तहरीक गुलजार शुरू की है। अहमद साहब, तहरीक आप इतिहास के उन पन्नों को पलट रहे हैं तो मुझे भी इतिहास के कुछ पन्नों को पलटना होगा। कश्मीरी पंडित एक्टिविस्ट सुशील पंडित ने एक लेख लिखा, उसमें कहा कि आधुनिक कश्मीर का पहला नरसंहार तभी हुआ और वो पूरी साजिश के साथ हुआ जब सैकड़ों लोगों की हत्या कर दी गई, जिंदा जला दिया गया, विकलांग बना दिया गया, महिलाओं के साथ सैकड़ों महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, कईयों को इस्लाम धर्म अपनाने पर मजबूर किया गया। उन्होंने बताया कि जब पुलिस कार्रवाई हुई, कुछ की मौत हुई, तो एक गिरोह ने, उस गिरोह का सरगना मैंने नाम अपनी रिपोर्ट में बता दिया है, जो पेशेवर से आया था, 1.5 साल की सजा भोग चुका था, 5 साल की सजा हुई थी, लेकिन 1.5 साल के बाद अंग्रेजी साजिश के तहत उसको निकाल के लाया गया। उसी में अलीगढ़ के पढ़ने वाले, अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय से पढ़ने वाले शेख अब्दुल्ला, जिनको लाया गया इस आंदोलन में, और लाया एक अंग्रेज अफसर ने, जो इन दोनों के जरिए वही काम कर रहा था कि बांटो और राज करो वाली, उसी के कारण उसने आंदोलन करवाया और इस तरीके के आतंकवाद को बढ़ावा दिया। जिस अब्दुल कादिर की हम बात कर रहे हैं, जो इसने इस आंदोलन को लीड किया था, वह असल में पेशावर का था, अपराधी था, 1.5 साल की सजा भोग के आया था। आज उसके नाम पे फातिहा पढ़ रहे हैं। इतिहास उनको बताया जाए जिनको न मालूम, लेकिन मुख्यमंत्री को तो इतिहास मालूम था। महाराजा हरि सिंह ने लंदन के गोलमेज सम्मेलन में भारतीय एकता की बात की थी। जब भारतीय एकता की बात करता हूं तो उसमें हिंदू मुसलमान की एकता की बात होती है। उसी के बाद अंग्रेज सेनाधिकारी मेजर बोट ने अब्दुल कादिर नामक पठान को वहां लाकर बसाया और यह एक साजिश का हिस्सा था। ब्रिटिश ने सत्ता संभालते ही अब्दुल कादिर को 1.5 साल में ही रिहा कर दिया, जबकि उसकी सजा 5 साल थी। कादिया नगर के अहमदिया समुदाय ने इस पूरे मामले में अंग्रेजों की खासी मदद की। अहमदिया समुदाय, याद रखिएगा, जो आज पाकिस्तान में मारा फिर रहा है, जिसको इस्लाम मानने वाले कहते हैं ये मुसलमान है ही नहीं, उन्होंने अंग्रेजों की खासी मदद की थी। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि अंग्रेज अधिकारी वेलफील्ड ने जानबूझकर उस दिन जेल के पास स्थिति को काबू में नहीं करने दिया, जबकि सुरक्षा का नियंत्रण उन्हीं के पास था। 4 जुलाई 1931 को कुरान की बेअदबी की खबर सामने आई, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन वेलफील्ड ने जांच के बाद कुरान की तौहीन की बात प्रचारित की, मुस्लिमों को भड़काया, श्रीनगर में महाराजा हरि सिंह के खिलाफ भड़काऊ सामग्रियां भेजी। वेलफील्ड की जगह प्रधानमंत्री बनाए गए जब हरि कृष्ण कौल ने मुस्लिम दंगाइयों से राज्य का समझौता कराया और दंगाई केवल दबाव में रुके, लेकिन दंगे तब भी नहीं रुके, कोने कहीं दूर दराज इलाकों में रहे, जिसका खामियाजा केवल और केवल हिंदू जनता उठा रही थी। गुलजार साहब, ये राज्य का मामला नहीं था, ये राजा का मामला नहीं था, ये सभ्यता और संस्कृति की लड़ाई थी। इस सच्चाई को अगर हम स्वीकार कर लेंगे तो हो सकता है कि देश में चल रहे कई हिस्सों में इस्लामिक दंगों का जो पैटर्न आज दिख रहा है, ये 1931 में भी था, उससे निजात मिल सकती है। जी, अब कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, मैं आपको ये कह रहा था कि मैंने कहा कि तहरीक एक शुरू हुई थी यहाँ पर 1931 में, और जिसका नाम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस रखा गया था। और अगर इतना ही शेख मोहम्मद अब्दुल्ला मरहूम जो है, अगर इतना ही गद्दार है, और अगर इतना ही ये शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का खानदान जिस पर आज उंगली उठाई जा रही है, तो फिर उस वक्त जब 1947 में उन्होंने इल्हाक पर जोर दिया है, वो भी अपने मुल्क हिंदुस्तान के साथ, जिसके साथ इल्हाक किया गया है, और उस इल्हाक में 1947 में सबसे बड़ा मामला ये सामने आया था कि उस वक्त अली मोहम्मद जिन्ना को नकारा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने, जो कश्मीर के आपके मुताबिक जो यहाँ पर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को, देखिए आप दो बातों को घुमा रहे हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूं, जो मैंने अपनी रिपोर्ट दी, इतिहास के पन्नों को पलट के दिया है। अंग्रेजी अफसर ने उनको बुलाया था, हमने नहीं बुलाया था। और ये जानकारियां सुनिए, ऑन रिकॉर्ड है, इतिहास के पन्नों में दर्ज है। कुछ सच्चाइयों को छुपाने से सच्चाइयां नहीं छुपती हैं। ये नए दौर का भारत है, आपको मानना पड़ेगा। और जहां तक शेख अब्दुल्ला की बात है, सुन लीजिए जाती है प्रसून जी, अपनी अपनी नजरें अपने अपने तरीके से। गुलजार साहब, आपको सुन लीजिए, मैं तथ्यों पे बात कर रहा हूं। गुलजार साहब, तथ्यों पे बात कर रहा हूं मैं फिर आपसे बता रहा हूं। शेख अब्दुल्ला की बात कर लेता हूं, चूंकि आपने अब शेख अब्दुल्ला की बात कर दी है, तो मैं आपको बता दूं कि शेख अब्दुल्ला को लेकर कोई भी भारत के अंदर गलतफहमी नहीं है। शेख अब्दुल्ला जब तक हिंदुस्तान के लिए वफादार रहे, उनका सम्मान हुआ। जब उनकी भाषा बदली
तो उनको उसकी सजा मिली। मिसाल कायम करने वाली सजा मिलती तो शायद ऐसे गद्दार नहीं होते। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, मैं किसी परिवार के ऊपर नहीं आरोप लगा रहा हूं, मैं इतिहास के उन पन्नों को पलटा जहां से इनकी शुरुआत हुई राजनीतिक साजिश की, और फिर बता रहा हूं मैं आपको। इसी कारण से चीन भारत को भी सलाह दे रहा है, रिकॉर्ड में है ये सलाह। आप भी सुन लीजिए चीन क्या कह रहा है। चीन कह रहा है कि भारत को कश्मीर में स्थिरता लाने के लिए चीन के शिनजियांग मॉडल से सीख लेनी चाहिए। वहां आतंकवाद को कम किया, अर्थव्यवस्था को बढ़ाया गया और सामाजिक सद्भाव बढ़ाया गया। अगर भारत भी ऐसी नीतियां अपनाता है तो कश्मीर में शांति और विकास संभव है। अब उनकी सुन लीजिए, उनकी नीतियां क्या हैं, आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। वो कहते हैं कि मास इंटरमेंट कैंप, यानी विविधता लाने वाला कैंप, इसको आप स्टैब्लिश करिए। वोकेशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग सेंटर चलाइए। उसका उद्देश्य क्या है? आतंकवाद की रोकथाम, सामाजिक स्थिरता, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। चीन असल में इन केंद्रों में एक तरीके से आपको सिखाता है कि धर्म को मानना कैसे चाहिए, धर्म है क्या ये भी जान लीजिए। उसने रिलीजियस रिफॉर्मेशन की शुरुआत की, जिसको पाकिस्तान भी कहता है कि हाँ बहुत अच्छा किया है। आप सुन लीजिए उसमें क्या है। 31 अक्टूबर 1517 को इसकी शुरुआत रिलीजियस रिफॉर्मेशन की जर्मनी में हुई थी। मार्टिन लूथर ने 95 थीसिस नामक एक दस्तावेज प्रकाशित किया और उन्होंने चर्च द्वारा पापों की क्षमा के बदले बेचे जाने वाले इंडल्जेंस, यानी जो प्रमाण पत्र होते थे, उसकी बिक्री का विरोध किया था। उसने कहा नैतिक काम अनैतिक होते हैं, रेप अनैतिक है, चाहे काफिरों के साथ किया जाए या अपने मुसलमानों के साथ किया जाए। हत्या अनैतिक है, चाहे किसी के साथ किया जाए, ईसाई के साथ किया जाए या मुस्लिम के साथ या हिंदू के साथ। मार्टिन लूथर ने 1517 में ये बात समझ ली थी, लेकिन हमें समझने में दिक्कत है। कल्चराइजेशन का प्रयोग किया चाइना ने। आप सुनिए क्या कह रहा है कल्चराइजेशन के बारे में। किसी व्यक्ति या समूह की विशेष संस्कृति में ढालने या उसे संस्कृति के अनुसार शिक्षित करने की प्रक्रिया को कल्चराइजेशन कहा जाता है, और चीन मानता है कि भारत यह प्रक्रिया शुरू कर पाने में असफल रहा है। चीन की सलाह है भारत को कि इस तरह की प्रक्रिया शुरू की जाए ताकि कश्मीर में शांति है। क्या इसी तरह की प्रक्रिया की आप बात सुनना चाहते थे गुलजार साहब? जी प्रसन्न जी, आपको बता के चलूं कि जैसे कि आपने शुरुआत की है और आपने जब पन्नों को खोला है, तवारीख के पन्नों को खोला है, हिस्ट्री के पन्नों को खोला है, तो मैंने कहा कि हर कोई यहाँ पर अपने अपने तरीके से अपने अपने इसमें सियासत का अनुसर भी रहता है, अपने अपने तरीके से तवारीख को लिखा जा रहा है। लेकिन मैं यह आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 1947 में जब 1931 में जब ये तहरीक शुरू हुई है, उस वक्त हिंदुस्तान को कश्मीर के साथ कोई लेना देना नहीं था। उस वक्त ये एक आजाद रियासत। गुलजार अहमद साहब सुन लीजिए, आप फिर गलत तथ्य दे रहे हैं। इनकी जैसे कई 500 से ज्यादा रियासतें थी, आप इनको अलग करके मत गिनिए। यही कह रहा हूं मैं, पंजाब का हिस्सा था, अंग्रेजों के धोखाधड़ी का शिकार हुआ। हर कोई रियासत अपने अपने 1947 के बाद ये शुरू हुआ है कि तमाम रियासतों को पूछा गया है कि आप लोग हिंदुस्तान के साथ रहना पसंद करोगे या किसी और के साथ या आजाद रहना पसंद करोगे। लेकिन उस वक्त कश्मीर ने, इसी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने एक स्ट्रांग स्टेप लिया है और उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि मैं पाकिस्तान। उस समय शेख अब्दुल्ला के कहने का असर कम था, वहां के राजा की मर्जी ज्यादा चली, और उसी राजा के कारण आज कश्मीर भारत का हिस्सा है। ये बात तो डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब ही बताएंगे। सवाल फिर उठता है, मोहम्मद अमीन साहब, मार्टिन लूथर ने जो बात 1517 में कह दी, यानी अपने धर्म के अंदर सुधार करिए, आखिर हिंदुस्तान का मुसलमान उस सुधार को क्यों नहीं स्वीकार कर रहा है, या उसके अंदर से कोई मार्टिन लूथर क्यों नहीं पैदा हो रहा है? डॉक्टर मोहम्मद अमीन। नहीं देखिए, जहाँ तक सवाल अब इनका ये इतिहास के पन्नों में गए हैं, तो उससे पहले आपने उसका विवेचना पूरी तौर से की है डॉक्टर प्रसन्न, जिसकी वजह से आप सही फैक्ट्स निकाल लेके आए हैं। और इतना अध्ययन करने के बाद जब आपने इतनी बातें बताई अपने ओपनिंग रिमार्क्स में और बात की, लेकिन हमारे जो जर्नलिस्ट हैं उनको सिर्फ एक ही बात याद आती है, उमर अब्दुल्ला के फादर शेख अब्दुल्ला साहब की बात। ठीक है, लेकिन उन्होंने परिस्थितियों को देखा होगा उस वक्त, इसीलिए वो आए होंगे, वरना ऐसा कुछ नहीं है कि उनको कोई आने की चाहत थी। बल्कि हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस वक्त जो पहले प्रधानमंत्री थे उनको जोर दिया था, और उसमें बहुत बड़ा योगदान मैं कहूँगा कि राजा हरि सिंह का था।
राजा हरि सिंह नहीं चाहते थे कि वो उधर जाए पाकिस्तान में, क्योंकि ये क्लियर हो चुका था कि वो पाकिस्तान जो है एक मुस्लिम स्टेट बनने जा रहा है और ये हमारा हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम दोनों का देश होगा। इसलिए राजा हरि सिंह की बात के ऊपर उन्होंने जो है हमारे देश के साथ आना पसंद किया और उनकी बात को माना। ये राजा हरि सिंह का डायरेक्शन था और पंडित जवाहरलाल नेहरू की बातों के बाद हुआ है ये ऐसा नहीं कि वो खुद अपने आप आना चाहते थे। बेहद अहम बात डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब डिप्लोमेट रहे हैं, चुनाव आयोग में उच्च अधिकारी रहे हैं, उन मुसलमानों का नेतृत्व करते हैं जो वास्तव में हिंदुस्तान के मुसलमान कहे जाते हैं, जिनके ऊपर हिंदुस्तान को फक्र होता है। आप ये समझ लीजिए गुलजार साहब, हिंदुस्तान जब बना तो इसी संस्कृति के कारण बना, इसी सभ्यता के कारण बना। एक खून की जमीर पर नहीं बना था, यह इंसानियत की जमीर पे बना था। अगर इसके साथ कोई छेड़छाड़ करता है तो मैं आग्रह करता हूं भारत सरकार से, सुप्रीम कोर्ट से, कि ऐसे तत्वों से आप ऐसे निपटिए जिसमें कोई मिसाल कायम की जा सके, चाहे वह प्रधानमंत्री हो, चाहे वह मुख्यमंत्री हो या जिले का कोई अधिकारी हो। गुलजार साहब, आपसे फिर चाहते हैं कि आप कश्मीर को किस रूप में देखना चाहते हैं आज की तारीख में? जी, कश्मीर को मैं अमन अमान की शक्ल में देखना चाहता हूँ, यहाँ अमन अमान कायम रहे और इसके साथ साथ ये अपने मुल्क की तामीर तरक्की में और उसमें अपना योगदान दे। लेकिन अगर बार बार उसको यही याद दिलाया जाए कि 1931 में जो शख्सी राज के खिलाफ लड़ने वाले हैं वो भी दहशतगर्द थे और उसको जोड़ दिया नहीं गुलजार साहब, आपको फिर समझनी होगी ये बात। मैंने पूरा इतिहास पढ़ दिया आपके सामने, एक एक बारीकियां बता दी। आगे ये तमाम सोशल मीडिया पे रखा जाएगा, फिर मेरी बात सोचिएगा, सुनिएगा, समझिएगा और तब आपको एहसास होगा कि अपनी माँ के साथ आप लोग गलत कर रहे हैं, इस भारत माँ के साथ गलत कर रहे हैं। अगर इस कानून को, इस संविधान को अगर हम नहीं मानते हैं या उसको अनदेखा करने की कोशिश कर रहे हैं तो अपने साथ भी धोखा कर रहे हैं। आप दोनों इस चर्चा में आए, दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। चलती रहिए एपीएन न्यूज के साथ।